नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। कल अमेठी और रायबरेली में नामांकन का आखिरी दिन था लोकसभा चुनाव के लिए। और राहुल गांधी ने सारे कयासों को, सारे अनुमानों को धता बताते हुए रायबरेली से नामांकन किया। और आप सभी को अब तक मालूम हो गया होगा कि किस तरीके से ये निर्णय लिया गया कि राहुल गांधी रायबरेली जाएंगे और अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। तो बहुत संक्षेप में आपको ये बता दें कि जो इन के एल शर्मा को भेजा गया है वह सोनिया गांधी के प्रतिनिधि थे, यानी सांसद प्रतिनिधि रहे हैं रायबरेली बहुत लंबे समय तक। और उनको अमेठी के बारे में कोई खास जानकारी नहीं, सिर्फ ये है कि वो गांधी परिवार के, खासतौर से सोनिया गांधी के बहुत ही वफादार लोगों में से एक रहे हैं। रायबरेली के जितने भी काम होते थे लोगों के, सोर्स सिफारिश से लेकर इंटर मिनिस्ट्रियल वर्क जितने भी होते थे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में डायरेक्टर नॉमिनी बनने के लिए, सारे कुछ उन्हीं के थ्रू होते थे। तो ही वाज ए वेरी पावरफुल पर्सन इन कांग्रेस। तो इसलिए इस अथॉरिटी के अलावा उनके पास कुछ नहीं है। अमेठी में तो उनका कोई जनाधार भी नहीं, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन वो इतने पावरफुल नेता थे तो जो इनके संगठन अमेठी का है उसके लोग तो स्वाभाविक रूप से उन्हें जानते हैं और कार्यकर्ता भी उनके लिए काम करेंगे। और जनता में उनकी बहुत न तो पकड़ है और न ही कभी उनकी पैठ रही है। अब बात करते हैं कि राहुल गांधी कैसे रायबरेली पहुंचे। तो बताया जाता है कि इसका निर्णय कल सुबह, यानी नामांकन के दिन ही सुबह हुआ। निर्णय तो रात में हो गया था। और आपको याद होगा, वैसे लोग अक्सर ये चीजें भूल जाते हैं, कांग्रेस ने कहा था कि उन्होंने सभी अधिकार अमेठी और रायबरेली से संबंधित, यानी वहां नाम तय करने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को, यानी खड़गे जी को दे दिया है। अब आप सभी जानते होंगे खड़गे जी की हैसियत इतनी है कि वो गांधी परिवार कि किसी व्यक्ति को कहीं से लड़ने के लिए कह दें या उनका निर्णय ले सकें, उनकी इतनी हैसियत नहीं है। उनकी या क्या कांग्रेस की किसी की इतनी हैसियत नहीं है। और इस समय कांग्रेस का जो हाल है, जो राहुल गांधी का बौद्धिक स्तर है, समझ का स्तर है, और जो उनकी ज्ञान गंगा है, उससे बड़ा कोई आदमी कांग्रेस में नहीं है। जो भी नेता होगा, और राहुल गांधी कट टू साइज कर भी देते हैं, जो उनसे आगे जाने की कोशिश करता है वो कांग्रेस से बाहर हो जाता है। तो आज की कांग्रेस में जो राहुल का लेवल है उसको आप थ्रेश होल्ड कर सकते हैं। उससे ऊपर का कोई आदमी कांग्रेस में अब नहीं बचा। और अगर बचा है तो उसे अपना मन मार के, अपनी ज्ञान, बौद्धिक स्तर, विवेक को कुंठित करके उन्हीं के स्तर पर रहना होगा। और आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग वैसा ही उनकी हाँ में हाँ मिलाने का काम करते हैं। तो इसलिए खड़गे ने तो डिसाइड नहीं किया। रात में बात हुई। बताया जाता है कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव जीत रहे हैं, ऐसी खबरें मिली उनको। बहुत कम मार्जिन से सही, लेकिन जीत रहे हैं। ज्यादातर लोगों का कहना है, बल्कि भाजपा ने इस चीज को काफी धार दी है कि राहुल गांधी चुनाव हार रहे हैं। और स्वयं जो लेफ्ट फ्रंट है केरल का, उसने भी कहा है कि राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि लेफ्ट फ्रंट ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। और राहुल गांधी के लिए बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। लेकिन फिर भी जो वहाँ के वोटर्स हैं, जो वहाँ पे सालों से पत्रकार और लोग काम कर रहे हैं, जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, उनका कहना है कि राहुल गांधी जीत तो जाएंगे लेकिन मार्जिन बहुत कम होगा। लेकिन जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं केरल के, वो चुनाव लड़े, उन्होंने थोड़ा समीकरण गड़बड़ कर दी है। और इससे ये भी हो सकता है कि उनके जीतने के चांसेस 50-50 हो जाएं। इस रिपोर्ट के बाद राहुल को मनाया गया कि आप चुनाव लड़िए। और बहुत पहले से इस तरह की खबरें प्लांट की जा रही थी कि राहुल इज कमिंग बैक टू अमेठी। और इसके बाद रात में निर्णय हुआ कि राहुल रायबरेली चले जाएं। उसके पहले टेंटेटिव लोगों ने प्रस्ताव दिया था, कांग्रेसियों ने, कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ें और राहुल अमेठी से चुनाव लड़ें। राहुल किसी भी कीमत पर अमेठी नहीं जाना चाहते, क्योंकि अमेठी जाने का मतलब है हार। कोई भी जाएगा। आज की स्थितियों में स्मृति ईरानी के आगे स्वयं सोनिया गांधी भी खड़ी हो जाए तो चुनाव हार जाए। कांग्रेस का कोई भी नेता स्मृति ईरानी के विरुद्ध अमेठी में चुनाव नहीं जीत सकता। ये चीज सबको मालूम है। इसलिए राहुल ने सेफ रास्ता अख्तियार किया। अब बचा क्या, प्रियंका अमेठी से चुनाव लड़ेंगी। तो प्रियंका की तारीफ करनी होगी कि वो राहुल के कंपैरिजन में इस पीपल पॉलिटिक्स को ज्यादा समझती है। उन्होंने मना कर दिया कि वो अमेठी से तो चुनाव नहीं लड़ेंगी, चुनाव लड़ना चाहती हैं, यानी रायबरेली से। रायबरेली कांग्रेस की नजरों में, सोनिया गांधी की नजरों में सेफ सीट है। इसलिए कहते हैं कि सोनिया गांधी ने राहुल को समझाया रात में कि आप रायबरेली से लड़िए।
और मान लीजिए अगर ऐसा होता कि प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ती और राहुल अमेठी से चुनाव लड़ते, राहुल हार जाते और प्रियंका गांधी जीत जाती, तो राहुल का कद तो खत्म हो जाता और प्रियंका गांधी का कद बढ़ जाता, जो सोनिया गांधी भी नहीं चाहती और राहुल भी नहीं चाहते। खासतौर से कांग्रेसियों में ये बहुत भ्रम है कि भाई प्रियंका गांधी कांग्रेस की नैया पार लगा सकती है, इसलिए उनका झुकाव भी हो सकता है। और कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी की जो फ्रेंड्स फॉलोअर लाइन है बहुत बड़ी है, शायद राहुल गांधी से ज्यादा बड़ी है। इसलिए सोनिया गांधी को भी लगता है कि उनकी बेटी का करियर खराब हो जाएगा, राहुल गांधी को भी लगता है कि अनबक पे उनका करियर खराब हो जाएगा, उनकी बहन का करियर खराब कर देगी। तो इसलिए ये निर्णय लिया गया कि प्रियंका गांधी कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ऐसा नहीं कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन ये भी निर्णय हुआ कि पूरा गांधी परिवार एकजुट दिखाई पड़े और सभी लोग रायबरेली में पहुंचे। और इसके बाद में प्रियंका गांधी केएल शर्मा का नॉमिनेशन कराने के लिए अमेठी चली गई और सोनिया गांधी ने राहुल गांधी को रायबरेली की जनता के समक्ष पेश कर दिया, मतलब हाथ पकड़ कर ऐसे दे दिया कि जैसे वो विरासत दे रही है, कोई राजघराने की विरासत है, कोई राजपाट है जो उनको सौंपा जा रहा है। राहुल गांधी ने नॉमिनेशन फाइल किया और उसके बाद जो उनकी स्पीच जितनी विस्फोटक हुई, वो स्पीच सब कुछ वही है जो वो कहते रहे हैं। उसमें आरक्षण का 50% का मुद्दा खत्म करने की बात है, उसमें फ्रॉड करने की बात है, उसमें अदानी तो हर जगह होंगे होंगे, इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे की बात है, जातिगत सर्वे की बात है, सारी चीजों की बात है। तो जो मोदी ने आरोप लगाए थे, जो भाजपा के और नेता आरोप लगाते हैं, वो तो लगभग लगभग राहुल गांधी ने आत्मसात कर लिया और बोले, जवाब नहीं दिया। मतलब एक तरीके से जो आरोप लगाए गए उनको सिद्ध कर दिया कि हाँ, ये इकोनॉमिक सर्वे करेंगे और ये जो संपत्ति है उसका बंटवारा कर देंगे, उससे उसका आशय यही है। और राहुल गांधी ने जम के भड़ास निकाली, आप उन्होंने पत्रकारों को भी बहुत भला बुरा कहा, मोदी मीडिया और ये वो बहुत सारी चीजें की। और अगर आप देखें रायबरेली में, तो जो राहुल गांधी ने भाषण दिया, वो समझते होंगे कि शायद ये बड़ा क्रांतिकारी भाषण है, लोग इस इंप्रेशन में आएंगे, जो गरीब लोग हैं उनको पैसा मिलेगा, इकोनॉमिक सर्वे करवाया जाएगा, 50% की आरक्षण की सीमा खत्म करके वो 90% पे पहुंचा देंगे, 90% के लिए। इस तरह के क्रांतिकारी कदम हैं। अगर कोई भी पढ़ा लिखा आदमी सोचेगा तो क्या आज की परिस्थिति में कर सकते हैं राहुल गांधी? नहीं करेंगे। आज की परिस्थितियों में जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें राहुल गांधी ना तो ये 50% की सीमा पार कर पाएंगे और ना ही बाकी काम जनता इनको करने देगी। तो वायनाड में पोजीशन इतनी खराब क्यों हुई, इसमें भी थोड़ा सा एक हम लोग संदर्भ लेते हैं। वायनाड में लेफ्ट को राहुल गांधी स्वीकार्य नहीं थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। एनी राजा जो डी राजा की पत्नी है वो इनके विरोध में खड़ी हुई थी और जमकर प्रचार किया, धुआंधार प्रचार किया, जी जान लगा दी लेफ्ट ने। इसलिए इस बात में भी सच्चाई हो सकती है कि एनी राजा राहुल गांधी को हराते हैं। और मुस्लिम लीग, जिससे कांग्रेस का आजादी के पहले से बहुत दोस्ताना है, बहुत याराना है, और आज उसका नाम है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, लेकिन ये वही मुस्लिम लीग है जो आजादी के पहले बनी थी और जो पाकिस्तान बनने का कारण बनी थी। उस मुस्लिम लीग को राहुल गांधी धर्मनिरपेक्ष कह चुके हैं, तमाम अलंकृत कर चुके हैं उस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को। लेकिन अब की के चुनाव में उसी मुस्लिम लीग ने ये कहा राहुल गांधी से कि वो इन चुनावों में कांग्रेस का झंडा इस्तेमाल नहीं करेंगे। राहुल ने वैसे ही किया, पंजे का निशान तो दिखाई पड़ा लेकिन झंडा कहीं भी इस्तेमाल नहीं। तो ये पहली हार थी कांग्रेस की और राहुल गांधी की, जिन्होंने इस तरह की जो औरंगजेबी फरमान है, मुगलई फरमान है, उसको स्वीकार किया। जनता के सामने इससे बहुत भद्द पिटी केरल में, और लोग जो वोट देने वाले थे खासे नाराज हो गए। जो हिंदू वोट है, स्वाभाविक है, भाजपा के जो अध्यक्ष खड़े हुए हैं उनको वोट देंगे, और मुस्लिम भी एनी राजा को देंगे, और जो हिंदू लेफ्ट माइंडेड लोग हैं वो भी उनको वोट देंगे। तो इसलिए राहुल के चांसेस 50-50 वाले हो गए हैं। लेकिन राहुल गांधी खतरा इसलिए नहीं लेना मोल लेना चाहते हैं कि बाई चांस दिल्ली के भाग से छींका टूट गया और इंडिया गठबंधन को साधारण बहुमत भी मिल गया, सरकार बनने की बात आई, तो बिकॉज वो हार जाएंगे तो फिर वो प्रधानमंत्री बनने से चूक जाएंगे, बाल बाल बच जाएंगे। तो इसलिए वो कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं जिससे प्रधानमंत्री के पद में और उनके बीच में कोई भी रोड़ा हो, उन्हें स्वीकार नहीं। इसलिए तैयार हो गए और यहाँ पर आ गए। लेकिन राहुल के बाद राहुल गांधी ने अपनी हार जनता के सामने पेश कर दी, अपनी हार स्वयं सुनिश्चित कर ली। रायबरेली की अगर आप जनसंख्या देखें तो, और अगर उसका हम पिछला हिसाब किताब देखें, तो जितनी भी विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक अदिति सिंह की जो विधानसभा सीट है वो भाजपा के पास है, बाकी सभी समाजवादी पार्टी के पास है। समाजवादी पार्टी के पास जो सीट है इसका मतलब है वहां पर पिछड़ों का बोलबाला है। और आजकल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडी गठबंधन में है, तो समाजवादी पार्टी सपोर्ट करेगी। समाजवादी पार्टी ने इसके पहले भी सपोर्ट किया है
राहुल को और सोनिया को जिताने में। रायबरेली में इसमें कोई दो राय नहीं, सब लोग जानते हैं। और किस ढंग से किया गया, उनके वोट भी ट्रांसफर हुए, दबंगई से भी हुए, अच्छे ढंग से भी हुए, सारे काम किए गए जिसमें समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय। लेकिन आज तो योगी जी की सरकार है, वो दबंगई से तो वोट ट्रांसफर नहीं हो सकते। लेकिन और तमाम चीजें उलट पलट हो गई हैं। अदिति सिंह ठाकुर हैं और कद्दावर नेता हैं, युवा हैं, महिला हैं, प्रोग्रेसिव हैं, और वहां पर उनकी रायबरेली में खासी पकड़ है। दूसरे नेता दिनेश प्रताप सिंह हैं जो राहुल गांधी के विरुद्ध वहां पर खड़े हुए हैं। वो भी कांग्रेसी थे और सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के आगे पीछे घूमने वालों में थे। लेकिन अब जब परिस्थितियां बदली, तो वो दिनेश प्रताप सिंह जो कभी कांग्रेस के एमएलसी हुआ करते थे, 2018 में भाजपा में आए, और एक साल बाद ही भाजपा ने उनको रायबरेली से सोनिया गांधी के विरुद्ध उतार दिया। और उस समय 2019 के चुनाव में दिनेश प्रताप सिंह ने सोनिया गांधी से सिर्फ 1,67,000 वोट कम पाए, यानी उनकी हार 1,67,000 से हुई। और उस समय ये गणित, ये जो सोशल इंजीनियरिंग है वहां की चेंज नहीं हुई थी। अब उसमें क्या अंतर आया है? आदित्य सिंह बीजेपी में है, दिनेश प्रताप सिंह बीजेपी में है। उत्तर प्रदेश के कुख्यात नेता थे गायत्री प्रजापति, जो खनन माफियाओं के साथ मिलकर काम करते थे समाजवादी पार्टी के लिए, मुलायम सिंह के बहुत ही भक्त थे, लोगों को याद होगा। वो जेल में है, और जेल में रहते हुए जातिगत समीकरणों के कारण उन्होंने अपनी पत्नी को टिकट दिया और वो विजयी हो गई। उनका नाम है महारानी प्रजापति। वो महारानी प्रजापति के पति जेल में है, लेकिन महारानी प्रजापति भाजपा की शोभा बढ़ाती है। तो सोशल इंजीनियरिंग का एक काम तो ये होगा। दूसरा एक मनोज पांडे है, काफी वरिष्ठ ब्राह्मण नेता है, और ऊंचाहार से लेकर सलोन का जो एरिया है प्रतापगढ़ से लगा हुआ, ब्राह्मणों की अच्छी खासी जनसंख्या है, और वहां के बड़े ब्राह्मण नेता है। और वो कई बार के विधायक रहे, समाजवादी पार्टी के बहुत ही मजबूत नेता रहे। आपकी बार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जैसी बातें हुई, और स्वामी प्रसाद मौर्य को जितना प्रोत्साहन अखिलेश यादव ने दिया, उनसे सनातन धर्म के लिए, हिंदू देवी देवताओं के लिए जो गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल करवाई, उससे आहत मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी और वो भाजपा में। तो अब आप वोटों का समीकरण देखिए। एक ब्राह्मण विधायक, कई बार का विधायक, जिसकी अच्छी पकड़ है ब्राह्मण वोटों पे, वो भाजपा में है। ठाकुरों के जितने नेता हैं, कद्दावर नेता, भाजपा के पास हैं। महारानी प्रजापति जो पिछड़ों की नेता हैं, वो उनके पास है। सोशल इंजीनियरिंग इस ढंग से फिट हो गई, और बहुत सारे नेता जिला परिषद के, जिला पंचायत के भाजपा में आ गए। तो 1,67,000 वोटों का गैप को पाटना मुश्किल नहीं। इसलिए राहुल गांधी के लिए रायबरेली का रास्ता आसान नहीं है, सिर्फ इसलिए कि भाई मेरे पूर्वजों की है, भाई कोई जायदाद नहीं है, कोई राज्य नहीं है पूर्वजों का, सिर्फ इसलिए नहीं चल सकता है। लेकिन चुनाव के समय भी जो दक्षिण भारत में होता है, कैश और टाइम सब कुछ चलता था और काम खत्म होता था। ये सालों से चल रहा है। अब तो इसकी भी परीक्षा की घड़ी है, ये नहीं चल सकता। रायबरेली और अमेठी में ये नहीं चल पाएगा, कहीं भी नहीं चल सकता है उत्तर प्रदेश में जब तक योगी की सरकार है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई नोट बांटे और वोट बटोरे, ये नहीं हो सकता। तो ये सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। और राहुल गांधी का जितना जहरीला भाषण रहता है, वो भाषण देते हैं तो समझते हैं कि उनके भाषण सुनने वाले सिर्फ खुश हो जाएंगे कि भाई हम इकोनॉमिक सर्वे करा के संपत्ति बांट देंगे, हम रिजर्वेशन का 50% का आंकड़ा खत्म कर देंगे, ईडब्ल्यूएस के लिए जो 10% का कोटा निर्धारित किया गया है वो सबके लिए उपलब्ध होगा। ये बात नहीं कह के आप कम से कम वो टारगेट ग्रुप है उनको तो नाराज करें। अगर आप मुसलमानों को ओबीसी में शामिल करने की बात कर रहे हैं, उनको आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, तो क्या आप ओबीसी का भला कर रहे हैं? अगर आप दलितों में मुसलमानों की कुछ जातियों को शामिल करके बिना कोटा के उनको भी आरक्षण देना चाहते हैं, जैसा कर्नाटक में किया, तेलंगाना में किया, आंध्र प्रदेश में किया गया था, लोग भूले नहीं हैं, तो इससे क्या लोग खुश होंगे? तो राहुल गांधी का जो पहला भाषण है उसी में उन्होंने अपनी हार की पटकथा लिख दी। और क्या होगा जब वायनाड भी हार जाए और रायबरेली भी हार जाए? कितनी बड़ी मुसीबत होगा। अगर सारी परिस्थितियां इनके अनुकूल रही, वायनाड भी जीत गए, रायबरेली भी जीत गए, ऐसा भी हो सकता है। उस केस में राहुल गांधी वायनाड को अपने पास रखेंगे, क्योंकि वहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, और उसमें भी रायबरेली की जनता को खराब लगेगा। फिर रायबरेली के मैदान में आएंगी प्रियंका गांधी, फिर लटके झटके नाग दादी से मिलेगी, सकल सूरत दादी से मिलेगी, पूरा खानदानी ब्यौरा दिया जाएगा कि भाई हम तो यहाँ के हमारा बहुत संबंध रहा है, पीढ़ियों से संबंध है, और उसके बाद में फिर ये सीट जीतने की कोशिश की जाएगी। तो रायबरेली की जनता भी इस चीज को समझती है कि 2 सीटों से जो व्यक्ति लड़ रहा है, अगर दोनों जगह जीत जाता है तो वो कहाँ रुकेगा, कहाँ छोड़ेगा। तो
स्थितियां बहुत ही अनुकूल नहीं है राहुल गांधी के लिए, और आगे की डगर मुश्किल है। कुछ भी कहें, कितनी भी नाराजगी शो करें पत्रकारों से, भाजपा से, आम जनता से, फॉरवर्ड कास्ट से, लेकिन होगा तो वही जो सामूहिक रूप से जनता निर्णय करेगा, और उसका हमें इंतजार करना है। नमस्कार।